हेलो दोस्तों। आरबीसी एमपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक मृदा चिकित्सा के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पर निरंतर हम मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो नए टॉपिक्स हैं उस पर जो है पढ़ रहे उसके बारे में जो है पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मृदा चिकित्सा। और आज जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर 2 मार्कर क्या बन सकता है, 7 क्या बन सकता है और 11 क्या बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मृदा चिकित्सा। तो मृदा चिकित्सा क्या है भाई? मिट्टी चिकित्सा। तो मृदा चिकित्सा जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक प्रकार है या उसका एक अंग माना जाता है इसको। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर जो है इसका निर्माण भी मिट्टी से ही हुआ है और मिट्टी में ही जो है मिट्टी के द्वारा ही इसके रोगों का जो है इलाज जो है संभव है, या मिट्टी के द्वारा ही हमारे शारीरिक विकारों और दोषों को दूर किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। मिट्टी चिकित्सा के जनक जो है एडोल्फ जूस्ट है। इनके द्वारा जो है, एक मिनट, इनके द्वारा जो है मिट्टी चिकित्सा के विकास प्रयोग के पश्चात इसकी उपयोगिता एवं महत्व को जाना जाने लगा है। उन्होंने मिट्टी के अनेक प्रयोगों द्वारा विकारों व दोषों की चिकित्सा की है। तो जो एडोल्फ जूस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मिट्टी की चिकित्सा का विकास में और उनके बहुत सारे प्रयोग किए और मिट्टी चिकित्सा को जो है लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के दोषों वगैरह पर जो है मिट्टी का प्रयोग किया और उसमें सफलता प्राप्त की है। ठीक है। मिट्टी चिकित्सा के जो है इसमें 2 घटक शामिल होते हैं। मिट्टी चिकित्सा के घटक में जो है एक सूखी मृदा से उपचार और एक गीली मृदा से उपचार। अब सूखी मृदा से क्या होता है उपचार? तो सबसे पहले सूखी मृदा का कैसे उपचार करते हैं? तो सबसे पहले शुद्ध साफ जो मिट्टी होती है उसको हम एक कपड़े से छान कर जो है सारे शरीर पर हम उसको रगड़ देते हैं या शरीर पर लगा देते हैं सूखी मिट्टी को। फिर शरीर पर मिट्टी को रगड़ने के पश्चात जो है 15 से 20 मिनट तक जो है धूप में बैठ जाते हैं या धूप सेकते हैं हम। और शरीर को जो है 15-20 मिनट तक हम धूप में बैठते हैं। उसके पश्चात जो है ठंडे पानी से स्नान करके जो है हम ठंडे पानी से स्नान कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी त्वचा से संबंधित जो विकार है और दोष है वो जो है दूर हो जाएंगे। ये सूखी मृदा का उपचार हो जाएगा। फिर गीली मृदा से किस प्रकार से उपचार किया जाता है? गीली मृदा का क्या है? तो उसमें क्या किया जाता है कि गीली मृदा में एक साफ कपड़े से हम क्या करेंगे, मिट्टी को जो है छान लेंगे और इसको पानी में जो है भिगोकर एक रात भर पानी में भिगोकर रखेंगे और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को जो है पूरे शरीर पर लगा देंगे या शरीर के प्रत्येक भाग पर लगा देंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट जो है धूप में बैठ जाएंगे। और जब पूरी तरह से वो मिट्टी सूख जाएगी धूप से, तो उसको जो है मिट्टी को जब पूरी तरह से सूख जाएगी मिट्टी, तो ठंडे पानी से फिर हम स्नान कर लेंगे। और इस विधि से या गीली मिट्टी की जो चिकित्सा विधि, इससे जो है आपकी त्वचा संबंधी विकार हो गए, ठीक है, इन दोषों को जो है आप दूर कर सकते हो। तो ये गीली मृदा से उपचार है। अब इसके क्या फायदे हैं या मृदा चिकित्सा मानव के लिए कितनी अनुकूल है? तो शरीर को शीतलता प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी शरीर के दूषित पदार्थों को घोलकर अवशोषित कर अंततः शरीर के बाहर निकाल देती है। तो मिट्टी क्या करती है, शरीर में जो भी दूषित पदार्थ है उसको जो है घोल कर जो है शरीर के बाहर निकाल देती है। यह चिकित्सा पद्धति ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे विकारों को खत्म करने में सहायक है। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है ये क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे विकारों को भी क्या है खत्म कर देती है। कई रोगों जैसे कब्ज, तनाव, सिर दर्द, अनिद्रा व हाई ब्लड प्रेशर, चर्म रोगों के उपचार में भी सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कई रोगों के उपचार में जैसे सहायक है, जैसे कब्ज हो गया, तनाव हो गया, सिर दर्द हो गया, अनिद्रा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और त्वचा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके उपचार में इसका उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब कई शोधों से स्पष्ट है कि मृदा चिकित्सा शरीर को ऊर्जान्वित, जीवंत और तरोताजा बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, उसको जीवंत और तरोताजा बनाए रखने में भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्म विकृतियों तथा विभिन्न घावों को भरने में मृदा चिकित्सा का अपना महत्व है। ठीक है। इसके अलावा स्नायु दुर्बलता, तनाव जन्यता, मोटापा आदि रोगों का सफलतापूर्वक उपचार संभव है। मृदा चिकित्सा के माध्यम से जीवन शक्ति का संचार व शरीर को कांति में बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके मृदा चिकित्सा के क्या है,
फायदे बोल सकते हैं या मानव शरीर के अनुकूल होती है ये सारी चीज़ें याद रखिए आप। फिर आगे जो हमारा टॉपिक है वो है धूप चिकित्सा, या इसको सूर्य चिकित्सा भी बोलते हैं। तो देखिए, सूर्य चिकित्सा, धूप चिकित्सा जो है, ये भी क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आती है, इसका ही भाग माना जाता है। सूर्य चिकित्सा का सिद्धांत ये बोलता है कि शरीर में रोगों की उत्पत्ति का जो कारण है वो रंगों का घटना या बढ़ना है। मतलब सूर्य के जो रंग होते हैं उसका घटना या बढ़ना जो है, उसको ये जो है रोगों का कारण मानता है। सूर्य चिकित्सा के द्वारा रंगों के आधार पर विभिन्न शारीरिक विकारों को दूर किया जा सकता है। अब सूर्य चिकित्सा में के द्वारा भी हम क्या है, विभिन्न रंगों की सहायता से जो है शरीर के शारीरिक विकारों को दूर कर सकते हैं। इसका अन्य नाम जो है धूप या रंग चिकित्सा भी है। अब सूर्य चिकित्सा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, तथ्य क्या है। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों का प्रयोग सीधे रोग निवारण हेतु किया जा सकता है। सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, घी, तेल तथा ग्लिसरीन को भी चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, सूर्य की जो किरणें होती है उसकी किरणों में आप अगर कोई जल रखते हो गर्म करने के लिए, घी रखते हो, तेल रखते हो, या फिर ग्लिसरीन रखते हो, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य की धूप या धूप में रखने के बाद उनको बॉडी पर लगाने से बहुत सारे विकार जो है वो शरीर से दूर हो जाते हैं। तो ये याद रखें, सूर्य किरणों के सेवन से रोग पनपने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य का अगर आप धूप सेवन करते हो सुबह सुबह, तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो एक्टिव होने से पहले ही वो खत्म हो जाएगी। रंग विशेष की कमी या वृद्धि होने से सूर्य चिकित्सा के दौरान शारीरिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए एनीमिया में शरीर में लाल रंग की कमी होना। तो रंग विशेष की कमी या वृद्धि हो जाए, अब शरीर में जैसे किसी रंग विशेष की कमी या वृद्धि हो जाए तो हमारे शरीर में वैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। सूर्य चिकित्सा में मतलब आप धूप में आपको आपका शरीर जो है दिखाई देगा, एक अलग तरह से लक्षण दिखाई देगी। जैसे एनीमिया की अगर कमी हो गया है तो हमारे शरीर में लाल रंग की कमी दिखाई देगी। फिर अगला है, व्यक्ति को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट धूप का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर रोगों की उत्पत्ति ना हो। तो 10 से 15 मिनट डेली हमको धूप का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग या दोष उत्पन्न ना हो। अथर्ववेद के अनुसार सूर्योदय की धूप में बैठने से हृदय रोगों, पीलिया रोग को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में याद रखेंगे। फिर रंगों के आधार पर सूर्य चिकित्सा की वृद्धि की, तो लाल रंग, इस रंग की बोतल का पानी अत्यंत गर्म होता है। इसे पीने से खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है। अब देखो, बोतल में जो लाल रंग की बोतल होती है उसमें जो पानी भरा होता है वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसे ग्रहण करने से या इसे पीने से व्यक्ति को खून की उल्टियाँ या फिर खूनी दस्त हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पानी पीना जो है वो वर्जित माना जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये खतरनाक होता है मानव शरीर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसका प्रयोग मालिश करने या शरीर के बाहरी अंगों को लगाने में किया जा सकता है। तो जो लाल पानी होता है, लाल बोतल के अंदर जो पानी भरा होता है उसका यूज़ जो है वो मालिश करने या फिर शरीर के बाहरी अंगों पर लगाने में कर सकते हैं। यह आयोडीन से अधिक गुणकारी है, सभी प्रकार के वातरों और कफ रोगों में लाभदायक होता है। फिर नारंगी, यह रक्त संचार की वृद्धि को बढ़ाता है, मांसपेशियों को स्वच्छ बनाए रखता है और मानसिक शक्ति व इच्छा तथा इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। तो नारंगी जो रंग होता है, और रक्त का जो संचार है, बॉडी में रक्त का जो परिसंचरण है उसको, उसकी वृद्धि को बढ़ाता है, मांसपेशियों को स्वच्छ रखता है, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि और साहस को विकसित करता है, कब्जन्य रोगों का नाशक है, माताओं के स्तनों में दूध की वृद्धि में सहायक है। तो नारंगी रंग का ये महत्व हो गया। फिर पीला रंग, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है, पाचन संबंधी गतिविधियों को ठीक करता है, हृदय और उदर रोगों का नाशक है, इसकी प्रकृति उष्ण है अतः पेचिश इत्यादि में इसका सेवन ना करें। अब देखो, पीला रंग जो होता है ये तो शरीर के लिए तो लाभदायक है ही है, बल्कि इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। पाचन संबंधी जो गड़बड़ियाँ होती है उसको सही करने में या उसको ठीक करने में ये सहायक है। हृदय और पेट से संबंधित रोगों का नाश करने में सहायक है। ठीक है, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं थोड़ा उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म प्रकृति का होता है, और पेचिस वगैरह के जो रोगी होते हैं इनको इसका सेवन करना जो है हानिकारक माना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हरा रंग, यह रंग प्रकृति का रंग है जिसे समशीतोष्ण रंग भी कहा गया है। यह शरीर और मन को प्रसन्नता भी देता है, शारीरिक मांसपेशियों का निर्माण करता है, उन्हें शक्ति देता है।
मस्तिष्क को नाड़ी संस्थान को बंद देता है। इसे रक्त शोधक रंग की संज्ञा भी दी गई है। यह वातजन्य रोग है। टाइफाइड, मलेरिया, ज्वर, यकृत विकार, चर्म रोग में लाभदायक है। तो हरे रंग की ये विशेषताएं हो जाएगी। फिर आसमानी रंग, ये शीतल तासीर का रंग है। पित्तजन्य रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। यह व्यास व आमाशयिक उत्तेजना को शांत करता है। अब देखिए, आमाशयिक उत्तेजना, प्यास वगैरह, प्यास लगने प्यास लगती है हमें, भूख लगती है, तो उसको शांत करता है आसमानी रंग। अच्छा टॉनिक व एंटीसेप्टिक के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी प्रकार के ज्वरों के विनाश का रामबाण उपाय है। कफजनक रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूत्र रोग, पथरी, त्वचा रोग, नासूर, मस्तिष्क विकारों में लाभप्रद है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं है। फिर नीला या गहरा नीला, यह शीतल प्रकृति का है जो जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह शरीर शरीर पर क्रिया करने वाले रंगों में सबसे शीघ्र होता है। यह अमाशय, अन्नकोश वृद्धि, उदर मोनी रोग आदि में विशेष रूप से उपयोगी है। तो नीला और गहरा नीला जो है, ये ठंडा है, गहरा ठंडा रंग होता है, ये शीतल प्रकृति का होता है, जो जीव मात्र को जो है मतलब जीवन शक्ति प्रदान करता है और शरीर की क्रिया पर सर्वाधिक जो है एक्टिव जो होता है, ये सबसे ज़्यादा शीघ्र जो है क्रिया करने वाला रंग होता है। इसमें आमाशय, अन्नकोश वृद्धि, उदर मोनी रोग आदि के विशेष रूप से ये उपयोगी है। बैगनी रंग है। फिर बैगनी रंग, तो इसके रंग प्राय नीले रंग की तुल्य ही होता है। ये भी नीले रंग का समान ही होता है। इस शरीर में जो है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए लाभदायक है। खून की कमी को दूर करता है। रोग में विशेष रूप से उपयोगी है। तो ये जो है हमने सूर्य चिकित्सा या धूप चिकित्सा के बारे में ये पढ़ा। अब इसमें अगर लास्ट में हम निष्कर्ष कर सकते हैं, उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूर्य चिकित्सा, सूर्य वस्तुतः चर और अचर जगत की आत्मा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सूर्य या धूप चिकित्सा के बारे में। अब इसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। फिर आगे हमारा जो अगला टॉपिक है इसी में जल चिकित्सा, उसको भी देख लेते हैं। तो जल चिकित्सा उपचार जो है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का ही एक रूप है, जिसमें सामान्य जल के प्रयोगों से विभिन्न विकारों और रोगों का उपचार किया जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा है। इसमें हम क्या करेंगे, जल का जो उपयोग करके विभिन्न शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न जो विकार है, दोष है, उनको दूर करने का प्रयास इसमें किया जाता है। जल चिकित्सा पद्धति के जनक जो है ऑस्ट्रेलिया के विंसेज प्रिस्नेज को माना जाता है। जल चिकित्सा पद्धति के जनक जो है ऑस्ट्रेलिया के विंसेज प्रिस्नेज को माना जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखें। जल चिकित्सा के घटक, जल चिकित्सा के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं की जल ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, जल चिकित्सा से क्या होता है, शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जल जल तत्वों की अधिक मात्रा शरीर में उत्पन्न विषमताओं को संतुलित और संयमित करने में सहायक है। मतलब शरीर में अगर जल अधिक भी हो जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये शरीर में विभिन्न प्रकार के जो दोष है, विकार है, उसको संतुलित और संयमित रखने में सहायक है। यह चिकित्सा हमारे आंतरिक अंगों के रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर इसकी कार्य क्षमता को अच्छा करती है। मतलब आंतरिक अंगों में जो रक्तों का फ्लो होता है उसको ये उसमें वृद्धि करती है। फिर व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है जल चिकित्सा। शारीरिक मांसपेशियों, जोड़ों से संबंधित दर्द, त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने में भी सहायक है। ठीक है, इसके अलावा इस चिकित्सा में उष्ण, ठंडे व अत्यधिक शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। फिर उपचार हेतु किया जाता है, मतलब इसमें गर्म पानी का, ठंडे पानी का और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का भी उपयोग क्या है, उपचार में किया जाता है। यह चिकित्सा लगभग लगभग 4500 वर्ष पुरानी है, जो संपूर्ण विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में मान्य है। मतलब वैश्विक स्तर इस पर इसको मान्यता मिली हुई है। जल चिकित्सा पद्धति में जल के तापमान को 21 से 36 डिग्री तक रखा जाता है। तो जल चिकित्सा पद्धति में अगर आपको करना है, तो उपचार करना है, तो इसमें जल का टेम्परेचर जो है 21 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको होना चाहिए जल। इस चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसके गुण क्या है या इसके फायदे क्या है। जल चिकित्सा पाचन क्रिया और चयापचय की क्रिया की दर को बढ़ाता है। तो पाचन क्रिया और चयापचय की क्रिया को दर को बढ़ाता है। यह चिकित्सा मांसपेशियां, त्वचा की रंगत के
अंगत में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब त्वचा का जो रंग है उसमें सुधार करने, मांसपेशियों वगैरह को दूर करने, मांसपेशियों से संबंधित विकारों को दूर करने में सहायक है। यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि करती है। चोटिल अंगों को ठीक करने, शीत दंश को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसव पीड़ा को कम करने और शरीर को आराम प्रदान करने में सहयोगी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनमें जो प्रसव पीड़ा वगैरह है उसको कम करने में और उनको उनके शरीर को आराम प्रदान करने में भी क्या है, ये सहयोगी है। अब इसके दोष क्या है, तो लोगों के मध्य चिकित्सा की विधियों को लेकर अविश्वास की भावना है। अभी भी लोगों में जल चिकित्सा के प्रति उतना उतना विश्वास नहीं करते लोग इस विधि पर। आंतरिक सफाई की विधियों से गुप्तांगों और आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है। तो आंतरिक सफाई की विधियों से गुप्तांगों आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है। जल चिकित्सा से होने वाली एलर्जी के द्वारा चर्म रोग बढ़ने की आशंका। जल चिकित्सा से जल चिकित्सा से होने वाली एलर्जी वगैरह होती है कुछ लोगों, तो उससे क्या होता है कि किसी किसी को त्वचा से संबंधित रोग या चर्म रोग होने की जो है संभावना रहती है। इसमें अधिक ठंडे पानी से बुजुर्गों और बच्चों को नुकसान होता है। तो ये है इसके हानियाँ या इसके दोष हो जाएंगे ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा मृदा चिकित्सा, तो सीधा सीधा 3 मार्कर में मृदा चिकित्सा आएगा। तो आपको 3 मार्कर में अगर मृदा चिकित्सा आता है तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि मृदा चिकित्सा क्या होती है। तो आपको बताना है कि मृदा के द्वारा शरीर के विभिन्न रोगों या दोषों को दूर करना, ये क्या कहलाता है, मृदा चिकित्सा कहलाता है। मृदा चिकित्सा के जनक कौन है, एडोब जूस्ट है। ठीक है, इसके घटक बता दो कि भाई गीली मृदा से ये उपचार होता है, सूखी मृदा से ये उपचार होता है। ये आप 2 नंबर में इतना लिख सकते हो। तो इसके अलावा आपको अगर पूछा कि मृदा चिकित्सा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, 7 मार्क्स में आ गया, तो फिर आपको मृदा चिकित्सा के बारे में एक लाइन में बताना है, फिर उसके जनक बताना है, फिर गीली मृदा के उपचार, सूखी मृदा से क्या उपचार होता है, फिर इसके बाद आप क्या बता दें, इसके फायदे बता दें आप मृदा चिकित्सा के। ठीक है, तो ये इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और 11 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मृदा चिकित्सा क्या है, मृदा चिकित्सा मानव शरीर के लिए कितना उपयोगी है, या मानव के अनुकूल है या नहीं, ऐसा बन सकता है। या मृदा चिकित्सा को विस्तार से समझाइए, मृदा चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए, मृदा चिकित्सा पर निबंध लिखिए, ऐसा 200 शब्दों में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इसमें भी सेम क्वेश्चन बनेंगे। सीधा सीधा सूर्य चिकित्सा या धूप चिकित्सा के बारे में लिखिए 2 नंबर में। धूप चिकित्सा के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए 7 नंबर में। धूप चिकित्सा पर निबंध लिखिए। धूप चिकित्सा में कौन कौन से जो रंग होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है भाई, उनके रंगों के बारे में। ठीक है, इसके हानि या इसके लाभ पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। जल चिकित्सा का भी सेम फिर। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पे जो है न्यू टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दी इस यूनिट के। अब आगे के टॉपिक या अगली यूनिट जो है हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इसके अगले वाला जो टॉपिक है वो समाज शास्त्र, वो पुरानी सिलेबस में था। संस्कार वाला टॉपिक है समाज शास्त्र का, वो पुरानी सिलेबस का था, तो उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब हम अगली यूनिट में अगले जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं यूनिट 5 में, ठीक है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।